नेक्स्ट इज एक एग्जाम्पल है वेलोसिटी ऑफ इमेज के कॉन्सेप्ट पर ही, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा एडवांस्ड है, तो जो भी बच्चे सिर्फ जेई मेंस की और नीट की प्रिपरेशन करते हैं वो चाहे तो इस एग्जाम्पल को स्किप कर सकते हैं। एडवांस वाले बच्चे, ओलंपियाड वाले बच्चे ऑफ कोर्स इस एग्जाम्पल को देखें, समझें, बल्कि मेरे करने से पहले आप खुद ट्राई करें। तो मैं एक बार आपको सवाल समझा रहा हूं। आपके पास एक कॉन्केव मिरर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। इससे 40 सेंटीमीटर दूर प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ आ रही है 2 मिलीमीटर पर सेकंड से, और ये जो वेलोसिटी है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये जो वेलोसिटी है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आपको बताना है कि इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। सिर्फ इतना ही सवाल है कि इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करें। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ऑफ कोर्स एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर इमेज की वेलोसिटी क्या है ये मैं फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। आप जिन लोगों को लगता है कि सर मैं कर सकता हूं वो लोग वीडियो पॉज करें, सवाल खुद सोल्व करें, फिर बाद में आप इस वीडियो को रेज्यूम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मैं करता हूं। सबसे पहली बात, रेज आएंगे इस तरफ, ये साइड प्लस ये साइड माइनस। जैसे ही आप u को -40 रखोगे आपका v भी -40 आ जाएगा, और ऑफ कोर्स आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा -1। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए बोल दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही तो है, तो हमें याद ही था कि ऐसा होगा। तो इमेज जो है वो बनेगी यहां से थोड़ी सी नीचे, यहां से वही 1 सेंटीमीटर नीचे, 1 सेंटीमीटर नीचे। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। अब आप कहोगे सर अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के नजदीक आएगा तो इमेज मिरर से दूर जाएगा। ये मैं हल्का फुल्का पता ही है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे इमेज दूर जाएगा। तो आप कहोगे सर इमेज के पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी ऐसे। लेट्स से दिस वेलोसिटी इज vx। लेकिन फिर एक बात दिमाग में और आई, ये आप लोगों ने हो सकता कई बच्चों ने सोच लिया होगा कि सर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगी नजदीक आएगी नजदीक आएगी इमेज लगातार दूर जाएगी, और इमेज जितनी दूर जाती है हम जानते हैं कि उसका y कोऑर्डिनेट भी लगातार बढ़ता है। आई होप आपको याद आ रहा है कि इमेज जितनी दूर होगी उसकी हाइट उतनी ज्यादा होती है, और अगर हाइट ज्यादा होती है मतलब y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, और अगर y कोऑर्डिनेट बढ़ता है तो पक्की बात है कि इमेज जो है ना अभी यहां पर है, थोड़ी देर बाद में यहां होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी। तो इमेज जो है उसका मोशन इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक ऐसे, उसका मोशन इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। और अगर उसका मोशन ऐसे है तो पक्की बात है कि उसके पास y एक्सिस के अलोंग भी कोई ना कोई वेलोसिटी तो रही होगी। तो y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसको मैंने ऐसे दिखा दिया। लेट्स से मेरे बच्चे दिस वेलोसिटी इज vy। मैं एक बार इस बात को फिर से रिपीट करता हूं, सुनिएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के नजदीक आएगी तो इमेज जो है वो मिरर से दूर जाएगी। ये vx निकालना हमारे लिए कोई खास मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि इमेज मिरर से जितना दूर जाती है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से जो हाइट है, जो y कोऑर्डिनेट है, वो वैसे वैसे लगातार बढ़ता है। अगर इसके पास वेलोसिटी सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो आखिर हाइट कैसे बढ़ती। तो हाइट बढ़ने के लिए y डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी तो होनी चाहिए। हालांकि आप सोच रहे हो कि सर ऑब्जेक्ट के पास तो y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, फिर कैसे आएगी। देख लेंगे, मैथमेटिकली भी आएगी, पक्का आएगी, चिंता मत कीजिए। तो चलिए दोनों काम करते हैं। पहले x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालते हैं। तो बच्चा बोलेगा देखो सर x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालना तो बहुत आसान है। x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है ना वो तो x कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट है, और वो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से जानते हैं कि उसके लिए हम तो फॉर्मूला निकाल चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -v² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो वो फॉर्मूला है जो हमने x एक्सिस के अलोंग लगाया है। आप बोलोगे सर x एक्सिस में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। मिरर रेस्ट पे था इसलिए लगा दिया, अदरवाइज हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो चलिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -v²। v की वैल्यू है -40 का स्क्वायर
u की वैल्यू v माइनस 40 का स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है प्लस में 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। इनके साथ मैंने यूनिट क्यों ऐड किया आप जानते हो बेटा, सेंटीमीटर यहां लिखता, सेंटीमीटर यहां, कैंसिल तो होना ही था। और सोल्व करते ही इमेज के पास वेलोसिटी आ गई है बेटा, नेट वेलोसिटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस वाली है, मेरे पास आ गई -2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है, नेट नहीं है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, माइनस का अर्थ ये है कि इस तरफ है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें वेलोसिटी पता लग गई है एंड दैट इज 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। बट वी नो दैट कि नेट ये नहीं है, वाई एक्सिस के अलोंग भी वेलोसिटी आएगी। चलिए बेटा, अब वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी आएगी और खास तौर से कैसे आएगी इस बात को डिस्कस करते हैं। बच्चा बोलेगा कि सर वाई एक्सिस के अलोंग आपने फॉर्मूला याद कराया था, वेलोसिटी ऑफ, मैं वाई के अलोंग फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -v/u टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कौन से लेने होते थे, वाई एक्सिस के अलोंग वाले। जैसे ये वाला फॉर्मूला एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाला फॉर्मूला वाई एक्सिस के अलोंग। कोई बच्चा कहेगा सर इस फॉर्मूले में अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो लिखूंगा ना जो वाई एक्सिस के अलोंग है, और सर वाई के अलोंग तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो सर वीओ तो 0 आना चाहिए, और अगर वीओ 0 आना चाहिए तो वी आई भी 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग को वेलोसिटी आनी नहीं चाहिए। फिर आ कैसे रही है, तो पहले तो आप कन्विंस हो जाओ कि वाई के अलोंग वेलोसिटी आएगी। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगी वैसे वैसे इमेज दूर जाएगी, जितनी दूर जाएगी उसका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, और अगर वाई कोऑर्डिनेट अगर लगातार बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो गलत हो गया। सर अभी तो निकाला था थोड़ी देर पहले ही, इतनी जल्दी गलत कैसे हो गया? वो गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने क्या किया था, हमने लिखा था कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज मैग्निफिकेशन टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिखा था, और इसको डिफरेंशिएट किया था। बढ़िया किया था अपने उस टाइम डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं थी। और इस मैग्निफिकेशन को अपन ने डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लिया था, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है -v/u, और उस सवाल में ऑब्जेक्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा था, तो ना तो u चेंज हो रहा था ना v चेंज हो रहा था। और जब u और v दोनों ही चेंज नहीं हो रहे थे तो हमारा मैग्निफिकेशन भी चेंज नहीं हो रहा था, और जब मैग्निफिकेशन चेंज नहीं हो रहा था तो हमने इसको बाहर निकाल लेता। लेकिन आज हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा वैसे वैसे एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, इमेज दूर जा रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट भी लगाता है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज भी चेंज हो रहा है, तो वी भी चेंज हो रहा है और यू भी चेंज हो रहा है, ऑफ कोर्स हमारा एम भी तो चेंज हो रहा है। और अगर एम चेंज हो रहा है तो अब ये जो फॉर्मूला हम वाई एक्सिस के अलोंग पहले से निकाल के बैठे हैं ये वैलिड नहीं है। तो सर अब क्या करें, अब कैसे होगा? अरे भाई जैसे पहले कर रहे थे वैसा होगा, मेरे पास नया कुछ नहीं है, मेरे पास नया कुछ नहीं है। इस मैग्निफिकेशन को लिखना चाहो तो अब लिख दो f/f-u टाइम्स वाई। उस टाइम भी मैंने कहा था कि डिफरेंशिएट कर दो, अब भी बोलूंगा डिफरेंशिएट कर दो। बस उस टाइम कहा था बेटा m कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, आज बोलूंगा बेटा m कांस्टेंट नहीं है तो उसको भी डिफरेंशिएट कर दो, क्या दिक्कत है आपको? कर दो डिफरेंशिएट, आएगा आंसर। हम बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन dy/dt इज इक्वल्स टू, बड़ा f कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, d/dt ऑफ yo अपॉन f-u। इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप जानते हैं कि एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, कोशेंट रूल से अभी लगाते हैं। आपका f तो आ गया बाहर, इसको तो छेड़ना ही मत। कोशेंट रूल क्या कहता है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है वो नीचे ही लिखो और उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा, f-u वैसा का वैसा, और इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन dyo/dt माइनस माइनस, फॉर्मूला बेटा ये तो आप जानते हो क्वेश्चन रूल का। अब yo वैसा का वैसा और f-u का डिफरेंशिएशन, बेटा f का डिफरेंशियल क्या आएगा 0 और u का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या आएगा du/dt, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन आएगा 0 माइनस du/dt, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस du/dt। आसान सा डिफरेंशिएशन है। आई रियली होप कि क्वेश्चन रूल आपको आता होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है। इसको मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज।
वेलोसिटी ऑफ इमेज, लेकिन किस तरफ, वाई एक्सिस के अलोंग, एफ, बड़ा बोलना एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, तो फोकल लेंथ 20, प्लस 20 या माइनस 20, यू वुड से कि सर माइनस 20 सेंटीमीटर। नीचे एफ माइनस यू, एफ माइनस यू, एफ है -20 माइनस यू, यू की वैल्यू है -40, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 40 माइनस 20 कितना आ गया 20, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो वो मेरे ख्याल से हो गया दैट इज 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एफ माइनस यू इंटू डी यू बाई डी टी, सॉरी डी वाई ओ बाई डी टी, मतलब ऑब्जेक्ट के वाई कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट, ऑब्जेक्ट के वाई कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट। अरे भाई ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो ये वाली टर्म क्या जाएगी 0। तो एफ माइनस यू लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे हमने एफ माइनस यू निकाल लिया था। एफ माइनस यू मेरे ख्याल से अपना 20 सेंटीमीटर आया था, लेकिन हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट का वो तो फिक्स ही है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो उसको तो 0 लिख दो। माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, बेटा व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यू वुड से कि सर दैट इज 1 सेंटीमीटर इनटू डी यू बाई डी टी। डी यू बाई डी टी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट, ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस तरफ, एक्स एक्सिस के अलोंग। भाई एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट अगर निकालोगे तो वेलोसिटी भी किस तरफ आएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग आखिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है कितनी, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, किस तरफ, प्लस में, तो आप लिख दीजिए कि सर दैट इज मल्टीप्लाइड विथ 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये वाली टर्म तो वैसे ही निपट गई, 0 हो गई। सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल, और 20 से ये वाला 20 आ गया, 2/20 इज आई थिंक 1/10 माइनस 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ऊपर 2 नीचे 20, हाँ दैट इज -0.1 मिलीमीटर पर। माइनस क्या कह रहा है कि वेलोसिटी किस तरफ है, तो आप बोलोगे सर माइनस कह रहा है कि वेलोसिटी है नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी है 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। सर अब माइनस क्यों नहीं लिख रहे, बेटा माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ही बता रहा था कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, जब एरो दिखाई दिया तो अलग से वेलोसिटी लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर नेट वेलोसिटी कितनी होगी, तो बेटा मैं बोलूंगा नेट वेलोसिटी को रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो कोई अगर हमसे पूछ ले कि नेट स्पीड क्या होगी, तो हम बोलेंगे दैट इज रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर मिलीमीटर पर सेकेंड। आप बेटा आई कैप जे कैप में लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो, -2 मिलीमीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड जे कैप, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो आई रियली होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी हम जैसे निकाल रहे थे वैसे निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग हमारी वेलोसिटी 0 नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, और कारण ये था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आई इमेज दूर गई, इमेज दूर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से भी दूर जाएगी, तो जरूर वाई डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी ये फॉर्मूले से नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि फॉर्मूला हमने डिराइव क्या मान के किया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, उस केस में हमारा m कांस्टेंट होता था, क्योंकि ना तो v चेंज हो रहा था ना u चेंज हो रहा था, तो उस केस में हमारा आंसर आ रहा था। लेकिन आज बेटा हमारा u भी चेंज हो रहा है और v भी चेंज हो रहा है। सर u और v अगर चेंज हो जाएंगे तो हमसे सवाल नहीं होगा, अरे भाई सवाल क्यों नहीं होगा, जैसे उसको किया था करना तो वैसे ही है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज m टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डिफरेंशिएट करते वक्त ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना चाहो मल्टीप्लिकेशन रूल लगा लो, ऐसे क्वोशंट रूल लगाना चाहो क्वोशंट रूल लगा लो, कर तो हम अब भी डिफरेंशिएट ही रहे हैं, कर तो हम अब भी डिफरेंशिएट, और बाकी वैल्यूज रखने वाली बात वो उसको तुम बड़े आराम से कॉशियस तरीके से करते रहा करो, आराम आराम से इत्मीनान से, बिना किसी जल्दबाजी के। इस तरह का सवाल तुम बड़े आराम से IIT JEE एडवांस में और इवन फिजिक्स ओलंपियाड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन आप इस तरह का सवाल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी ऐसे होती, फिर मैं उसके 2 कंपोनेंट लेता, एक कंपोनेंट इधर वाला और एक कंपोनेंट इधर वाला, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट के पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी आती, फिर आपका जो y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी चेंज होता, और जैसे y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट जब चेंज होता तो ये वाली वैल्यू फिर 0 नहीं लिखते, फिर जो इस तरफ वाला कंपोनेंट है वो भी लिखते। तो इस तरह कभी अगर सवाल कभी आए तो वो भी आपसे बनना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं सारा बता चुका हूं तुम्हें,
मुझे उस तरह का सवाल वापस से कराने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सारा एग्जैक्टली सेम आएगा, सिर्फ उस केस में ऑब्जेक्ट के पास इस तरफ भी वेलोसिटी होगी, तो आपका ये जो dy/dt है इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो भी उस तरह का सवाल भी आपसे बनना चाहिए। आई होप यू गेट द पॉइंट कि इस तरह का कोई सवाल आपसे पूछे तो कैसे करना है, और बहुत ही ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपके बस जरूर काम आएगा, चाहे आपके एडवांस का एग्जाम हो, चाहे कोई फिजिक्स ओलंपियाड का एग्जाम हो, इस तरह कॉन्सेप्ट काम आएगा। सवाल तो ठीक है बेटा, अलग अलग तरह से पूछ लेते, लेकिन कॉन्सेप्ट काम आएगा कि देखो कैसे m चेंज होता ही हमारा फॉर्मूला हमें धोखा दे गया, क्योंकि फॉर्मूला बनाया कब था, m कॉन्स्टेंट था तो फॉर्मूला बनाया था, अब काम नहीं देगा।